राम राम भाई सारे ने। भारत का रुपया लगातार गिरता जा रहा है। इस वीडियो को बनाते टाइम $1 84.10 इंडियन रुपये के बराबर है, जो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गिर गया है। पहले कभी रुपया ना 70-73 ऐसे था, और उससे भी पहले बात करें तो एक टाइम पे आजादी से पहले $1 1 रुपये के बराबर था। गिरते हुए रुपये के पीछे कुछ रीजन है भाई, उनको समझने के लिए कुछ चीजों का पता होना चाहिए आपको। दो करेंसीज के बीच का जो कन्वर्जन रेट होता है ना, मतलब अगर आपको यूएसए में कोई भी सामान खरीदना है तो आप रुपया नहीं दोगे, डॉलर दोगे, और रुपये को इसलिए हमें ना डॉलर में बदलवाना पड़ेगा। इस बदलवाने को एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और 3 टाइप का एक्सचेंज रेट होता है: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब सरकार डिसाइड करेगी कि करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या होगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड है ना, उसके बेस पर अपने आप करेंसी का एक्सचेंज रेट बदलता रहता है। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट का मतलब है कुछ देश ये कहते हैं कि हम सप्लाई डिमांड वाले एक्सचेंज रेट के अनुसार अपनी करेंसी की वैल्यू चेंज होने देंगे, लेकिन एक लिमिट तक। वो एक लिमिट सेट कर देंगे कि हमारी करेंसी की वैल्यू ना 5 या 10% से ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकती है। 1970 से पहले ज्यादातर देशों में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता था। इंडिया में भी 1947 में $1 1 के इक्वल था। 1950 में हमारे देश ने बहुत पैसा खर्च किया था देश के डेवलपमेंट पर, और ज्यादा कमाया नहीं था उस टाइम पे। लोन भी ले रखा था, तो लोन चुकाना भी तो है, लेकिन देश के पास है ना लोन चुकाने के पैसे नहीं थे। तब इंडियन गवर्नमेंट ने रुपये की वैल्यू ना घटा दी, मतलब इंडियन रुपी ज्यादा छापना शुरू कर दिया, तो नोटों की सप्लाई बढ़ गई और पैसे की कीमत है ना वो घट गई। एग्जाम्पल के लिए मैंने $100 का लोन लिया, मैंने 75 खर्च कर दिए, अब मेरे पास 25 रुपए हैं, तो मैं $1 को 10 रुपए के बराबर कर दूंगा। तो मेरे पास अब है ना 25 रुपए नहीं होंगे बल्कि $250 होंगे, और मैं $100 के लोन के लिए 100 रुपए दे दूंगा। लोन चुक जाएगा और $150 रुपए भी मेरे पास बच जाएंगे। कभी वार हुआ तो कभी कुछ लोन बढ़ता गया, तो रुपए की वैल्यू घटती गई। इसलिए अब जरूरी था कि हमारी देश की इकोनॉमी बढ़े, और तब बढ़ेगी जब कोई बाहर से आके हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करे। हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की जरूरत थी, और वो तब आते जब उन्हें यहाँ और देशों के मुकाबले कुछ सस्ता मिलता। इसलिए रुपए की वैल्यू ना और घटा दी। अब $1 7 रुपए के बराबर था। जो सरकार कम करती है सप्लाई बढ़ाकर, उसे डीवैल्यूएशन कहते हैं, और जो अपने आप दूसरे रीजन्स के कारण है ना वैल्यू गिरती है, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ऑयल क्राइसिस आई, तब डीजल पेट्रोल जो हम दूसरे देशों से मंगाते थे, इंपोर्ट कराते थे अपने देश में, महंगा हो गया, तो रुपए की कीमत है ना और घट गई। इंदिरा गांधी की हत्या के टाइम पे फॉरेनर्स में जो कॉन्फिडेंस था हमारे देश को लेकर, वो कम हो गया, और 1990 में $1 17.50 रुपए का था। 1991 में इंडियन इकोनॉमी को झटका लगने के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई। 1994 में रुपए को अब हमने ना फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर रख दिया। तब से जो भी डिमांड और सप्लाई में चेंज होते थे, उससे रुपए की वैल्यू बदलती थी, और आज भी वही सिस्टम है। रुपए की वैल्यू है ना अब मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। जब भी हमारे देश से है ना कोई भी इंडियन यूएसए जाता है, तो हमारा रुपया देकर वो डॉलर खरीदता है, और जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश में आता है, तो वो डॉलर या कोई और करेंसी देकर रुपए खरीदता है, और देश में ना रुपए के थ्रू बिजनेस करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश की इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए जरूरी है। और नोट एक्सचेंज करता है आरबीआई। आरबीआई तरह तरह के बैंक को लाइसेंस देता है ताकि वो डॉलर या दूसरी करेंसी खरीद सके। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। पाकिस्तान की गलत मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से आज वो आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट मांग रहा है। हमारा देश भी है ना पाकिस्तान जैसा ना बने, इसलिए आरबीआई अपने पास है ना बहुत सारा फॉरेन का पैसा रखता है। ये डॉलर्स बस है ना रखे हुए हैं ताकि अगर हमें कभी सारे लोन चुकाने पड़े, तो हमारे पास है ना डॉलर्स हैं जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और फॉरेन कंपनीज इनको है ना गारंटी देते हैं कि इंडिया स्टेबल है। और अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो आरबीआई और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में चेंज लाकर मार्केट में है ना डॉलर की सप्लाई बढ़ा देंगे। सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई चीज ज्यादा होगी तो सस्ती होगी, और कम होगी तो महंगी। ये है सप्लाई और डिमांड का चक्कर। अब डॉलर ज्यादा होगा तो कीमत उसकी कम होगी, और कम होगा तो कीमत ज्यादा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश में ना बहुत सारा डॉलर आवे। और डॉलर कब आवेगा? जब फॉरेन के लोग है ना इन्वेस्ट करेंगे। हम अपने देश में है ना विदेशी सामान कम मंगवाएंगे तो हमें डॉलर खरीदने नहीं पड़ेंगे, और बाहर एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारे पास डॉलर ज्यादा आएगा। इसलिए एक्सपोर्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर मान लो आरबीआई $1 को 1 रुपए के बराबर कर दे, तो हम लोग है ना अंबानी बन जाएंगे और देश बन जाएगा विजय माल्या, क्योंकि हमारे देश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा फिर, और इन्वेस्टमेंट है तो बिजनेस है।
ऐसा होते ही लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जो देश पर बहुत ज्यादा असर डालेगा। चाइना, जापान, इनकी करेंसी भी डॉलर के कंपैरिजन में काफी वीक है, क्योंकि ये जानबूझ के गिराते हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स देश में आ सकें और लोगों को रोजगार मिले। जापान तो एक डेवलप्ड कंट्री है जिसमें इसके अलावा भाई ना पिछले महीने में सेंसेक्स है ना 7% गिर गया और इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए का स्वाहा हो गया, बिल्कुल दी एंड। और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे हमारे मार्केट से बाहर निकाले हैं सिर्फ अक्टूबर में। मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे ऐसा होने के बाद सबसे बड़ा फॉरेन एग्जिट ऑफ कैपिटल रहा इस महीने में। इसके पीछे का एक रीजन ये भी है, ना नौकरी है, ना एफडीआई इन्वेस्टमेंट है, ना इंडस्ट्रीज लग रही है। जीएसटी कलेक्शन है ना वो भी स्लो डाउन है, तभी गवर्नमेंट जीएसटी के डाटा है ना रिलीज नहीं करी है। जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन है, ऑटोमोटिव सेल्स स्लो डाउन है, स्टॉक मार्केट तो फिर ऊपर चली जाएगी, चेंज होती रहेगी, लेकिन देश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ना अच्छी नहीं चल रही है। हमारे पास अच्छा बहुत कुछ है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए वो है ना हमारे यहाँ पे पैसा ना लगा के साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, इन देशों में पैसा लगा रहे हैं। वो लोग पॉलिटिकल हेडलाइन से ज्यादा है ना बिजनेस पर ध्यान देते हैं। मार्केट हमारी इसलिए स्टेबल है क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने ना इसे संभाल के रखा हुआ है। लेकिन कब तक ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स संभालेंगे देश को? अक्टूबर के महीने में एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 98,000 करोड़ रुपए बाहर निकाल लिए, तो उसी टाइम पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 93,000 करोड़ के स्टॉक खरीद लिए। अच्छी बात है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हमारे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कब तक उन्हें ना शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज करेगी? बाहर का पैसा भी बहुत जरूरी है। सब चंगा सी कहने से सब कुछ चंगा नहीं होगा। मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है और सरकार कह रही है कि हम 8% जीडीपी रेट पर ग्रो करते रहेंगे और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। ऐसे बनाएंगे ये बिना फॉरेन इन्वेस्टर्स के? अलग ही फकीर है इनकी भी। मिडिल क्लास है ना सबसे ज्यादा टैक्स देता है, कॉर्पोरेट वाले कम। सैलरी लेने वाले इंसान कॉर्पोरेट से 2% ज्यादा टैक्स देते हैं। क्या टैक्स से इनकी कमाई हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है। वैसे तो सितंबर के महीने में हमारी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 8 महीने के लो पर रही, वो भी इसलिए क्योंकि डिमांड कम है। कोई मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन क्यों करेगा जब कोई चीज बिकेगी ही नहीं? और इसमें ना गलती हमारी टैक्स वसूलने वाली निर्मला ताई की है। उन्हें लगता है कि सप्लाई ना टाइम पे नहीं हो रही है, जानबूझकर इग्नोर कर रही हैं, लोगों के सवालों का जवाब नहीं देती हैं। कुछ पूछो तो कहती है मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। पिछले साल एफडीआई की जो मात्रा थी ना वो घटकर 10.5 बिलियन डॉलर्स रह गई थी, जो कि 2007 के बाद सबसे कम रकम थी। तो एक साइड तो ये इतना ज्यादा झूठ फेंकने लग रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का, दूसरी तरफ 16 साल में सबसे कम एफडीआई। अगर हम 7% के हिसाब से भी जीडीपी ग्रोथ कर लें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो खत्म नहीं कर पाएंगे। मीटिंग तो कर रही है गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन नहीं चाहेगा कि हमारे देश आगे ना बढ़े, पर ऐसा रहा ना तो कुछ नहीं होने वाला। आरबीआई कब तक रुपए की गिरती वैल्यू को रोकेगा? और पॉवर्टी इतनी ज्यादा है देश में, तभी तो गवर्नमेंट है ना 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन प्रोवाइड करने की कहती है। हालांकि इतनों को मिलता नहीं होगा, ये बड़ी बड़ी बात है। नीचे लूटने वाले भ्रष्टाचारी लोग बहुत होंगे, ऊपर वाले भी बहुत बैठे होंगे जो लूटते होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ रही है ना, ये सरकार कुछ अच्छा कर रही है। निर्मला जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बैरी है वो तो। लेकिन ऐसा ही चलता रहा ना तो पता नहीं क्या होगा देश का। आम जनता कब तक सबसे ज्यादा टैक्स भरेगी?